नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। सरकार ने कहा वो कल से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र के दौरान ऑपरेशन सिंदूर सहित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार। दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग मांगा। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने गाजियाबाद के हिंडन सिविल टर्मिनल से 10 नई वाणिज्यिक उड़ानों का शुभारंभ किया। केंद्र ने हिमाचल प्रदेश में बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं के आकलन के लिए बहुक्षेत्रीय टीम के गठन का आदेश दिया। तटीय कर्नाटक और केरल में तेज बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की। बढ़ती शत्रुता के बीच यूक्रेन ने अगले सप्ताह रूस के साथ शांति वार्ता के नए दौर का प्रस्ताव रखा। मॉस्को भी वार्ता के लिए सहमत। और भारत ने जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेलों में बैडमिंटन में पहला पदक जीतकर इतिहास रचा। मिक्स टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। समाचार संध्या के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। संसद के मानसून सत्र से पहले दोनों सदनों की कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक आयोजित की। सरकार ने संसद की कार्यवाही के संचालन में विपक्ष से सहयोग प्राप्त करने के लिए इस बैठक का आयोजन किया। लोकसभा और राज्यसभा में विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने बैठक की अध्यक्षता की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर एल मुरुगन ने बैठक में हिस्सा लिया। कांग्रेस के गौरव गोगोई और प्रमोद तिवारी, एनसीपी एससीपी की ओर से सुप्रिया सुले, डीएमके नेता तिरुचि शिवा और टीआर बालू, समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी बैठक में उपस्थित थे। बैठक के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि बैठक बेहद रचनात्मक रही और सदन के नेताओं ने अपनी अपनी पार्टियों का पक्ष रखा तथा उन मुद्दों को सामने रखा जिन्हें वे इस सत्र के दौरान उठाना चाहते हैं। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार ने विपक्ष से दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि सदन अच्छा से चले के लिए पक्ष और विपक्ष मिल करके हमको काम करना होगा। आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह से रखना होगा। हम पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग विचारधारा का हो सकता है, मगर पार्लियामेंट का सदन अच्छी तरह से चले ये सबका जिम्मेदारी है। अपोजिशन का भी जिम्मेदारी है और सरकार का भी जिम्मेदारी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार संसद में ऑपरेशन सिंदूर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। We are very open to discussion on important issues like Operation Sindoor related to all the incidents right from the attack in the Pahalgam. These are issues of great national importance. Government is not shying away from discussion. The only thing I'm saying is we will discuss under certain rules, certain procedure with a convention which is there before us. ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी को विपक्ष द्वारा उठाए जाने के बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने कहा कि सरकार सदन में इस मुद्दे पर उचित जवाब देगी। न्यायमूर्ति वर्मा के महाभियोग मामले पर मीडिया के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया को सभी दलों के साथ मिलकर पूरा किया जाएगा। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने ट्रंप के दावों, पहलगाम आतंकवादी हमले और बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण पर सदन में प्रधानमंत्री मोदी के बयान की मांग की। क्योंकि जो बयान आज अमेरिका के राष्ट्रपति से आ रहे हैं वो कहीं न कहीं भारत की गरिमा, भारत की सेना की शौर्य पर सवाल उठाता है। और अमेरिका के राष्ट्रपति के उत्तर कोई मंत्री नहीं, कोई विशेष सूत्र नहीं, कोई प्रेस रिलीज नहीं, सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री ही दे सकते हैं। आरएसपी के एन.के. प्रेमचंदन ने कहा कि आज पूरी विपक्ष की मांग पहलगाम में आतंकवादी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और युद्ध विराम पर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर व्यापक चर्चा की थी। बीजू जनता दल नेता सस्मित पात्रा ने कहा कि उनकी पार्टी सत्र के दौरान ओडिशा में कानून व्यवस्था और महिलाओं पर अत्याचार के मुद्दे को उठाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए जाएंगे।
सत्र के दौरान जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन विधेयक 2025, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 और व्यापारी नौवहन विधेयक 2024 सहित महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की उम्मीद है। संसद का यह सत्र ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला सत्र है। मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है और 21 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान दोनों सदनों की कुल 21 बैठकें होंगी। आनंद के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। सत्र की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग इश्यूज बिफोर पार्लियामेंट और संसद के समक्ष मुद्दे पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। इश्यूज बिफोर पार्लियामेंट कार्यक्रम आकाशवाणी के रेनबो और अतिरिक्त चैनलों पर तथा संसद के समक्ष मुद्दे कार्यक्रम आकाशवाणी के FM गोल्ड और अतिरिक्त चैनलों पर आज रात 9:30 बजे से 10 बजे तक सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 23 से 26 तारीख तक ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा पर रहेंगे। श्री मोदी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के निमंत्रण पर 23 से 24 जुलाई तक ब्रिटेन में रहेंगे। इस दौरान वे भारत ब्रिटेन संबंध के सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू के निमंत्रण पर इस महीने की 25 तारीख से मालदीव की 2 दिन की यात्रा पर होंगे। इस दौरान वे मालदीव के राष्ट्रपति के साथ आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने गाजियाबाद के हिंडन सिविल टर्मिनल से 10 नई वाणिज्यिक उड़ानों का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश के 10 बड़े शहरों तक हिंडन टर्मिनल से सीधी उड़ान सेवा आज शुरू हो चुकी है। इन शहरों में बेंगलुरु, कोलकाता, वाराणसी, इंदौर, चेन्नई, अहमदाबाद, पटना, गोवा और मुंबई शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हिंडन टर्मिनल से उड़ान सेवाएं न सिर्फ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए बल्कि समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए भी विकास के नए द्वार खोलेंगी। हिंडन एयरपोर्ट से आज हम 10 नए कनेक्शंस यहां से शुरू कर रहे हैं और ये इंडिगो की सहायता से हम कर रहे हैं। ये हिंडन के पोटेंशियल को दर्शाता है। ये दिल्ली का एक बैकबोन एयरपोर्ट बनने वाला है। यहाँ के जो कैचमेंट एरिया गाजियाबाद से लेकर नोएडा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और काफी हद तक दिल्ली का भी, उन सब के लिए भी इतने पास में एक अच्छा सा एयरपोर्ट बना है। तो वो सब अब रियलाइज करने लगे कि हम हिंडन से भी हम अच्छी तरह ट्रैवल कर सकते हैं। श्री नायडू ने कहा कि अहमदाबाद विमान दुर्घटना के मामले में विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो EAIB की प्रारंभिक रिपोर्ट से किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। अंतिम रिपोर्ट आने तक दुर्घटना को लेकर किसी तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं है। I believe in AIB. I believe in the work that they are doing. They have done a wonderful job in decoding the whole black box and getting the data out in India itself. Because previous incidents, whenever the black box was seen to be damaged, it was always sent abroad to get the data out. But this is the first time that successfully AIB has decoded everything. The data has been here. Their preliminary report also has been seen. गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश में बार बार हो रही प्राकृतिक आपदाओं और उसके दुष्परिणाम को देखते हुए एक बहुक्षेत्रीय केंद्रीय दल के गठन का निर्देश दिया है। केंद्रीय दल में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और रुड़की के केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, पुणे के भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान तथा इंदौर के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के भूवैज्ञानिक शामिल होंगे। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष के दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ और चट्टाने खिसकने की घटनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार पहले ही अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल नियुक्त कर चुकी है। इस दिशा में केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति हिमाचल प्रदेश के लिए 2000 करोड़ रुपए पहले ही मंजूर कर चुकी है। समिति इस महीने पहली किश्त के रूप में 451 करोड़ रुपए जारी कर चुकी है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने राज्य में प्रभावित लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए पिछले महीने हिमाचल प्रदेश को राज्य आपदा कार्रवाई कोष से केंद्रीय हिस्से के रूप में करीब 199 करोड़ रुपए की पहली किश्त जारी कर दी थी। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी। ओडिशा में पुरी के बालंगा में आग लगने से घायल हुई 15 वर्षीय लड़की को नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भर्ती कराया गया है। इस लड़की को उपद्रवियों ने जला दिया था। इसे आज दोपहर भुवनेश्वर के एम्स से विमान द्वारा नई दिल्ली लाया गया था। एम्स ने बताया कि रोगी को बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी ब्लॉक के ICU में भर्ती कराया गया है। अस्पताल ने कहा है कि रोगी पीड़िता की हालत गंभीर है और उसे ऑक्सीजन पर रखा गया है। डॉक्टरों का एक दल उसकी स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस के साथ शांति वार्ता के नए दौर का प्रस्ताव किया है। इसका उद्देश्य तनाव कम करना है। ये प्रस्ताव हाल में नियुक्त यूक्रेन के राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद के सचिव रुस्तेम उमरोव ने किया है। उन्होंने इस्तांबुल में रूस के साथ बातचीत में यूक्रेन का प्रतिनिधित्व किया था। श्री उमरोव का ये प्रस्ताव हिंसा बढ़ने के बाद आया है। रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रुआबकोव ने भी बातचीत का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि रूस संकट का राजनीतिक समाधान चाहता है। इंडोनेशिया में उत्तरी सुलावेसी के तट पर एक यात्री पोत में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। इस दुर्घटना में करीब 150 लोगों को बचा लिया गया है। लगभग 280 यात्रियों को ले जा रहे KM बार्सिलोना VA पोत में भारतीय समय के अनुसार दोपहर 12 बजे उस समय आग लग गई जब ये मानाडो के नजदीक था। शेष यात्रियों की तलाश जारी है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि स्थानीय मछुआरों के साथ मिलकर खोज और बचाव दलों ने लोगों को बचाया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में मंगलवार तक और हिमाचल प्रदेश में बुधवार तक बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। तमिलनाडु में 22 जुलाई तक और तेलंगाना में 24 जुलाई तक मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। केरल, माहे, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी 26 जुलाई तक बहुत तेज बारिश होने का अनुमान है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तेज वर्षा के कारण तटीय कर्नाटक में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कर्नाटका के तटीय और दक्षिण के अंदरूनी प्रदेशों में भारी बारिश हो रही है। तटीय कर्नाटका में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा चल रही है। चिकमंगलुरु में येलो अलर्ट है और पर्यटकों को जलाशय जाने से पहले सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तटीय कर्नाटका में बारिश से सामान्य जीवन पर असर पड़ा है और घरों को भी नुकसान पहुंचा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कल तक और पंजाब, जम्मू कश्मीर में 24 जुलाई तक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली NCR में भी मध्यम बारिश का अनुमान है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कल रात 9:30 बजे जंक फूड के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर गोविंद मखारिया और एम्स की आहार विशेषज्ञ डॉक्टर माला मनराल परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता कार्यक्रम के दौरान अपने प्रश्न टेलीफोन नंबर 011-2371-717117 और 011-2331-4444 पर पूछ सकते हैं। भारत ने आज जर्मनी के बर्लिन में FISU विश्वविद्यालय खेलों में बैडमिंटन में पहला पदक जीतकर इतिहास रच दिया। भारत ने मिक्स टीम स्पर्धा में चीनी ताइपे से सेमीफाइनल में 3-1 से हारने के बाद कांस्य पदक जीता। 4 मैचों में से देविका सिहाग भारत के लिए एकमात्र अंक बनाने वाली खिलाड़ी रहीं, जिन्होंने महिला सिंगल्स मैच में उच्च रैंकिंग वाली हुआंग चिंगपिंग को हराया। भारत का फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी है। जॉर्जिया के बटमी में जारी विश्व कप में भारत पहला देश है जिसके 4 ग्रैंड मास्टर्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। इनकी नजर सेमीफाइनल में जगह पक्की करने और 2026 महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने पर है। आर वैशाली ने भी चीन की पूर्व विश्व चैंपियन टैन झोंगुई के खिलाफ अपना पहला गेम ड्रॉ खेला। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा कि वो कल से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र के दौरान ऑपरेशन सिंदूर सहित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार। दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग मांगा। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने गाजियाबाद के हिंडन सिविल टर्मिनल से 10 नई वाणिज्यिक उड़ानों का शुभारंभ किया। केंद्र ने हिमाचल प्रदेश में बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं के आकलन के लिए बहुक्षेत्रीय टीम के गठन का आदेश दिया। तटीय कर्नाटक और केरल में तेज बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की। बढ़ती शत्रुता के बीच यूक्रेन ने अगले सप्ताह रूस के साथ शांति वार्ता के नए दौर का प्रस्ताव रखा। मॉस्को भी वार्ता के लिए सहमत। और भारत ने जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेलों में बैडमिंटन में पहला पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।